हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए अध्याय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे पूछा भी जाता है। तो जो पॉलिटी के विभिन्न वीडियो हम आपको क्रम से दे रहे हैं, हमें विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी वीडियो बनाए गए हैं। तो परीक्षा में किस तरह प्रश्न बनते हैं, उसमें कहाँ कौन कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आता है, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे वीडियो को आप शेयर भी करिए, हमको कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे हमको पता चले कि हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा आप जान लीजिए, जो इंडियन पॉलिटी का हम आपको वीडियो दे रहे हैं, इसमें हम संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ही जो वीडियो दे रहे हैं, उसमें क्रम से संविधान की प्रस्तावना, उनके स्रोत, उनके भाग, उनके भाग 1 भाग 2 इस तरह से देते हुए जो हम अब स्टेट गवर्नमेंट या राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, अब मंत्रिपरिषद, उसके बाद जो है हमारा उच्च न्यायालय बचा है। उच्च न्यायालय का वीडियो हम आपको 3 भाग में देंगे। पहले में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति, महाभियोग क्या कैसी इसमें है, दूसरे में शक्तियाँ, और तीसरे में हम आपको हमारे यहाँ कितने उच्च न्यायालय हैं, किस किस राज्य का संयुक्त उच्च न्यायालय है, किस किस केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय है, कौन सा राज्य किस उच्च न्यायालय के दायरे में आता है, ये देंगे। तो इससे भी बहुत प्रश्न बनता है। तो पूरा जो है हम अपने इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा टॉपिक आपको कवर करेंगे। तो आज हम आपको उच्च न्यायालय के विषय में बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत आसानी के तरीके से आपको समझाएंगे। आप एक एक चीज ध्यान से समझते चलिए। देखिए, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जैसा हम आपको बताए थे, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्ति कैसे होती, कैसे पद से हटाया जाता है, कैसे उसमें उनकी कार्यशक्तियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें हम आपको बताए थे। अब उसी से रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें अंतर है। वहाँ जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उनको पद से हटाता भी है, शपथ भी दिलाता है, बस इसमें कुछ अंतर है। कहीं कहीं राज्यपाल की भी भूमिका है, क्योंकि स्टेट का मामला है, तो इसको हमको केयर करके चलना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उच्च न्यायालय का वर्णन है, ओवरव्यू जानते रहिए। अनुच्छेद का इंडिविजुअल वीडियो हम आपको देंगे। 214 से 231 तक, 214 से 231 तक जो है एक उच्च न्यायालय का वर्णन है। इसको आप समझ लीजिए, ये आउटलाइन आपको कंफर्म हो जाएगी, तो एग्जाम में आसानी होगी। फिर हम आपको अनुच्छेद का, जैसा बोले, जब संविधान पूरा हो जाएगा तो एक इंडिविजुअल वीडियो भारतीय संविधान का अनुच्छेद का देंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। जैसे आर्टिकल 214, जैसे अनुच्छेद 214, अब जैसे इसमें कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो आर्टिकल क्रम से याद करना आपको इम्पोर्टेंट है, तो इसी के लिए अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जैसे 214 है तो उच्च न्यायालय गठन होगा। अब 215 में जो है, अनुच्छेद 215 में अभिलेखी न्यायालय का वर्णन है कि उच्च न्यायालय जो है अभिलेखी न्यायालय होगा। अभिलेखी न्यायालय का मतलब है कि हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि जो भी निर्णय आते हैं वो लिखित रूप से अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। फिर अनुच्छेद 216, तो इस तरह से जो है 16 उद्देश्य उच्च न्यायालय का गठन, उच्च
न्यायालय का गठन। इस तरह से 214 से लेकर 231 तक भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। तो आपको इंडिविजुअल रूप से क्या क्या अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इसका अलग से वीडियो हम देंगे। तब तक जानते देखिए, यहाँ हम तीनों इसलिए लिखा है कि जब प्रश्न बनता है कि एग्जाम में प्रश्न आता है कुछ न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, कुछ लोग 214 टिक कर देते हैं, कुछ लोग 216 टिक कर देते हैं। तो ध्यान देने की चीज ये है कि 216 सही। कहने का मतलब है कि यदि प्रश्न पूछता है कि राज्यों सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा या सभी नहीं भी देता है तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में है, तब आपका 214 होगा। और जब अगर देता है कि उच्च न्यायालय का गठन किस में है, इनकी संरचना जो है, इनकी संरचना, इनका गठन कैसे हुआ है, तब है 216। तो आर्टिकल देखिए 15 तो क्लियर है, अब लेखी न्यायालय होगा। 214 और 216 इसको आप जो है जरूर समझते रहिए। जब गठन पूछे तो 216 लगाएंगे, कुछ न्यायालय का गठन किसमें है। जब पूछे सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, तब आप 214 लगाएंगे। यहाँ पर गलती नहीं करना, इसलिए हम बार बार फोकस करें, ये दो शब्द आप जरूर समझिए। 214 231 तक है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम आपको देंगे, लेकिन जहाँ बारीकी का चीज़ है उसको हम बताते चल रहे हैं। जब पूछे, कई बार लोग गलती करके आते हैं सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा या राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इस तरह बात आती है तो 214, और उनका गठन पूछे तो 216। ये रहा आपका। इसको हम इसलिए बता दिए हैं कि 214 216 में है, 15 में नहीं है। लोग लगातार कभी कभी कर देते हैं कि ध्यान नहीं दिए, नहीं याद किए हैं, तो राज्यों को उच्च न्यायालय 14 में 15 में गठन होगा। ये गलती मत करिएगा, 14 में राज्य न्यायालय होगा और 16 में गठन। ये बात आप ध्यान से रखिए। अब आप समझिए उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए अब आपको समझना है, एक एक चीज बारीकी से आप समझते जाइए कि आज हम आपको उच्च न्यायालय के विषय में, इनका उच्च न्यायालय की भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना किसकी, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए एक एक व्यू से हम आपको समझाते चले जाएंगे। एक एक चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो शक्तियां समझने में आसानी होगी। उसके बाद भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कौन सा राज्य किस उच्च न्यायालय के दायरे में आता है, इसको दे देंगे। 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना। अब इसमें आप समझिए, बहुत ज्यादा इसमें करने नहीं है कि उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय एक्ट। देखिए इतना रखिए, उच्च न्यायालय का पूरा एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। 1861 के तहत, 1861 के तहत ये डेट जो है आप ध्यान दीजिए, 61 के तहत सर्वप्रथम 1862 में, देखिए ध्यान शब्दों दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, में कलकत्ता बंबई मद्रास, कलकत्ता बंबई मद्रास 1861 एक्ट के तहत 1862 में कलकत्ता बंबई मद्रास उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, HC लिख दिए हैं, आप जान लीजिएगा इसका मतलब सीधे सीधे हाई कोर्ट से है, कंफ्यूज मत होइएगा। बार बार हम HC लिखेंगे, इसका मतलब हाई कोर्ट से है। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब आपका यहाँ आप समझिए कि यदि प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, विकल्प देगा कलकत्ता बंबई मद्रास, कलकत्ता बंबई दिल्ली, कलकत्ता बंबई प्रयागराज, कलकत्ता बंबई, इस तरह से कुछ भी करें, कलकत्ता बंबई मद्रास, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। कब हुई, 1862 में, किस एक्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय एक्ट 1861 के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि ये
उच्च न्यायालय एक्ट समझिएगा, वो भारतीय जो संवैधानिक विकास के अधिनियम पर नहीं जाइएगा, हम उच्च न्यायालय एक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात है, उसको जब संवैधानिक विकास पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि 73 के तहत 74 में हुई, वो सब अलग चीज़ें हैं, उसको हम बताएंगे। और संवैधानिक विकास में उच्चतम न्यायालय विषय बताएंगे, जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ आपको उच्च न्यायालय 1861 एक्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 3 प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि किस एक्ट 1861, सर्वप्रथम डेट 1862, ये डेट बहुत पूछ जाती है, और दूसरी चीज कहाँ हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसके बाद 3 हो गए, चौथे हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद। अब वर्तमान में आप प्रयागराज कह सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में 1866 में हुई, 1866 में हुई। तो कहने का मतलब है ये भी डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्टेट का पेपर एग्जाम देते हैं, ये ज़्यादातर यूपी के ही एग्जाम देते हैं, तो इसमें भी प्रश्न होता है कि चौथे उच्च न्यायालय की कौन सी स्थापना हुई, तो चौथा भी आपको इलाहाबाद लगाना है, या प्रयागराज विकल्प में दे दे प्रयागराज लगाना है। उसके बाद कब हुई, 1866। तो आपका देखिए कितना प्रश्न हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी लाइन आपको एकदम हूबहू याद होनी चाहिए। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि यूपी का मामला है, यूपी का हाई कोर्ट जो है मुख्य रूप से इलाहाबाद में है, उसकी खंडपीठ लखनऊ में है। अब जब हम आपको बताएंगे, जो वीडियो देंगे कौन कौन से न्यायालय है, उसकी खंडपीठ क्या है, तो उसमें हम लखनऊ विषय बताएंगे। लेकिन आप 1866 आपको याद होना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये हमारे प्रदेश का है, हमारे स्टेट का है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह वर्तमान में कुल सबकी डेट नहीं बताएंगे। जब हम उच्च न्यायालय के कितने हैं 2500 को लिखवाएंगे तो उसमें स्थापना डेट भी लिखवा देंगे। वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए, वर्तमान में सिर्फ 25 हाई कोर्ट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 25 है, इसको आप याद कर लीजिए। 25 के विषय में हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे कि केवल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है और किसी का नहीं है। फिर कहाँ बढ़ा है, कौन घटा, किसके दायरे में आता है। लेकिन अभी आप उसका अलग वीडियो इंडिविजुअल देंगे, जरूरी है थोड़ा उसको भी 20-25 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो आपसे वहाँ से किस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश उसके दायरे में आते हैं, कहाँ से प्रश्न फंसाता है, आपको दिक्कत होती है, इसकी चर्चा की जाएगी। अभी आप समझिए कि 25 हाई कोर्ट हमारे देश में हैं। जैसे हम आपको अनुच्छेद 214 में बताए थे, उच्च न्यायालय के सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। गठन 16 में बताए थे। तो आप जानिए कि सभी राज्य के लिए कुछ न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब एक आप समझिए कि इम्पोर्टेंट चीज और समझ लीजिए यहाँ कि सभी संविधान में यह है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये कहा गया है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा समझना है कि सबके लिए भी थोड़ा नहीं। जैसे वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इतने तो है नहीं, है आपके 25, तो कहीं न कहीं साझा है। तो व्यवस्था कैसी बनी है, 7वें, देखिए याद करिएगा, 7वें संविधान संशोधन एक्ट 1956 द्वारा संसद का मतलब आप समझ गए हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद
द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है, उसको यह पावर दिया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। साझा हाई कोर्ट की व्यवस्था, साझा हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकता है। अब आप बारीकी समझिए कि संविधान में कहा गया सभी राज्यों के लिए एक होगा। वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सभी के लिए तो हो नहीं पाया, तो साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कैसे, कहाँ से बात आई कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 राज्य 3 राज्य या केंद्र शासित राज्य 2, 3, 4 मिला के एक साझा उच्च न्यायालय व्यवस्था की गई है, वहाँ से उसके कार्य का संचालन किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से यहाँ से बात समझ में आपको आ गई होगी। तो अब कहने का मतलब है कि साझा उच्च न्यायालय है, तभी 25 उच्च न्यायालय हमारे 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्य का प्रशासन और न्याय व्यवस्था स्टेट की देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये व्यवस्था संसद को है। अगर यहाँ प्रश्न बनता है किस अधिनियम द्वारा साझा उच्च न्यायालय व्यवस्था की गई, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, कौन करता है? भारतीय संसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के सहमति से ये चीज स्थापना की गई है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनकी स्थापना कौन कौन से उच्च न्यायालय के स्थापना की व्यवस्था की गई है। अब आप इसमें समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर देंगे। अब आप समझिए कि ये मुख्य रूप से आपको उच्च न्यायालय कैसे स्वरूप है, कहाँ कहाँ है, ये सब चीज़ें बता दी गई है। अब जो है उच्च न्यायालय का संगठन, हाई कोर्ट का संगठन, देखिए उच्च न्यायालय की जैसे हम स्थापना का मतलब है कि यूपी के लिए कहाँ है, मध्य प्रदेश के लिए कहाँ है, बिहार है, अंडमान कहाँ है, मुंबई कहाँ है, हर जगह के ये उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। मतलब ये उच्च न्यायालय की स्थापना का मतलब है कि कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। और उच्च न्यायालय के संगठन का मतलब है कि इसमें कौन कौन कार्य करता है, इसमें कौन कौन कार्य करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको कार्य करने का है, इसको आप समझिए कौन कौन कार्य करता है। अब जो न्यायपालिका की व्यवस्था बनाई गई है, सबसे ऊपर हम आपको बताएं हमारा एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमारा एससी है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद हमारा डीसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद हमारा क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तीन चीजें एक क्रम से है। सबसे ऊपर हमारा, इसको हम आपको बता चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट, फिर आपको हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्रम से बना हुआ है। तो उसके बाद हम आपको इसको बता रहे हैं, फिर इसको बताएंगे। तो ये संगठन में इसके अंदर कौन कौन कैसे कार्य करता है, इसकी व्याख्या हम आपको बताएंगे। अब समझिए,
संगठन कहने का मतलब है कि जितने भी न्यायालय हैं, चाहे वो न्यायालय है, चाहे वो एक न्यायालय हो, चाहे वो साझा हो, एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिला के बनाए गए हों, तो उनके लिए न्यायाधीशों की जो संख्या होगी, कौन कितने न्यायाधीश से कार्य आसानी से चलेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? हमारा राष्ट्रपति। अब इसीलिए राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण हो जाता है कि संगठन। अब इसमें देखिए, संगठन में नियुक्ति देखिए, नियुक्ति किसकी? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की। और उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब आप समझिए कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, अब चाहे एकल हो, कहने का मतलब है उच्च न्यायालय चाहे एकल हो, एक राज्य को हो, प्लस चाहे साझा हो, दो ही बात होगी, चाहे एकल हो चाहे साझा हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ये प्रश्न बनता है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और परामर्श किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, जो उस राज्य का, संबंधित राज्य का, जैसे बिहार हाई कोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनसे प्लस बिहार के राज्यपाल। कहने का मतलब है संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करता है। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश, अब इसमें परामर्श किससे लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। संबंधित राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश का चयन यहाँ हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। कहने का मतलब यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यदि सीधे सीधे प्रश्न बनता है। साझा है, साझा की बात है तो इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। परामर्श की बात आती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि सीधे सीधे प्रश्न बनता है, जो प्रश्न पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। साझा हो तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब पूछता किससे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? किसके परामर्श से करता है? अब सीधी बात है कि यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो अन्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के राज्यपाल। जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो इनसे लेने की जरूरत नहीं, जो संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा उनसे परामर्श लेगा। साझा में वही राष्ट्रपति करता है और संबंधित राज्य से सलाह लेता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश चाहे एकल हो चाहे साझा चाहे कुछ भी हो, नियुक्ति राष्ट्रपति। परामर्श में थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यदि मुख्य न्यायाधीश है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। अन्य न्यायाधीश के लिए संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से ही अपना काम कर लेता है। अब उसके बाद योग्यताएं। जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं
इसकी हमको फोकस करना है। जज की जो योग्यताएं हैं उसको ध्यान देना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक चीज वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। भारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का नागरिक होना, 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव। कितना? 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव हो। अब कहने का मतलब है इसको चाहे 10 वर्ष न्यायिक अनुभव हो, चाहे 10 वर्ष वह अधिवक्ता रहा हो। जो प्रश्न में रहेगा उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। न्यायिक अनुभव अधिवक्ता रहा हो तो उसको अनुभव रहा हो, न्यायिक 10 वर्ष कम से कम सेवा हो तो वह मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। इनकी में न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं, इनकी न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। ये जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह कथन कारण में आता है कि इनकी न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है कि इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका कोई वर्णन नहीं, पता है आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको है कि वह 10 वर्ष, इसको याद रखिएगा, ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है। अब आप शपथ पे आइए। शपथ इनको कौन दिलाता है? राज्यपाल। यही चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। राज्यपाल या राज्यपाल का प्रतिनिधि। यहाँ आपको बहुत बार बार हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात आती है, इनके जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति हो गई, ध्यान दी, दोनों में अंतर समझ लीजिए आप। इनकी नियुक्ति, इनकी शपथ कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में? राष्ट्रपति। इनकी शपथ कौन करता है? राज्यपाल। इनकी आयु कम से कम कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक, अब ये 62 वर्ष। इतना 3 लाइन आप याद करिए, पूरे एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगी। ये पूरी लाइन आपको एग्जाम में बहुत मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है सीधे राष्ट्रपति, चाहे नियुक्ति हो चाहे शपथ हो, आयु 65 वर्ष। हाई कोर्ट का मामला है कुछ बच्चे नियुक्ति में राज्यपाल को लगा देते हैं, यही गलती करते हैं। राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, परामर्श देता है। क्या देता है? परामर्श देता है। लेकिन शपथ राज्यपाल ही दिलाता है। 62 वर्ष तक वो अपने पद पे रह सकते हैं, हम बता रहे हैं। इनकी शपथ राज्यपाल, ये चीज आपको फोकस करके चलना है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनका शपथ जो है ये दिलाता है। कार्यकाल ये चर्चा कर लेते हैं कायदे से। देखिए, इसको एक एक चीज आपको आसानी से क्लियर हो जा रहा होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। अब कार्यकाल, कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानिए, 62 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। सेवा दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कितना है? 65, जैसा हम आपको बताएं। तो कहने का मतलब 62 वर्ष तक के सेवा दे सकते हैं। और अगर इनको त्यागपत्र देना है, किसको देंगे? त्यागपत्र। देखिए, त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देंगे, जो नियुक्ति करता है। त्यागपत्र का मामला वही रहता है कि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दें। और तीसरी चीज, संसद के सिफारिश पर, संसद के सिफारिश, ऐसा प्रश्न ही है, सिफारिश पर राष्ट्रपति, भाई जो नियुक्ति करेगा वही हटाएगा, राष्ट्रपति पद से हटा सकता है।
पद से हटा सकता है। भाई जो नियुक्ति किया है वही पद से हटा सकता है। अब ये तीन चीज आपको एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए कि वह 62 वर्ष तक आए तो अपने पद पर आ सकता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और संसद की सिफारिश पर कि अगर संसद कहता है कि यह योग्य नहीं है, इनको हटाया जाना जरूरी है, तो इनको हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। अब इनको पद से हटाना, इनको पद से हटाना, न्यायाधीश को हटाने की क्या व्यवस्था है? न्यायाधीश को हटाना। देखा, इसमें दो चीज आप समझिए कि इनको हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। ये सीधा सीधा प्रश्न का एक उत्तर होगा। जैसे हम बता दिए त्यागपत्र राष्ट्रपति देंगे, संसद द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन अब इसमें प्रश्न बनता है कि इनके दो कारण होते हैं हटाने के, दो कारण। ये कारण आप याद कर लीजिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कई एग्जामों में। सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सिद्ध कदाचार और असमर्थता। सिद्ध कदाचार का क्या मतलब होता है कि यदि आपके ऊपर किसी तरह से, चाहे धन के लेन देन का, चाहे चरित्र के लेन देन का, चरित्र का, धन के लेन देन या चरित्र का, किसी भी तरह का, चाहे आपको मनी का, चाहे आपके कैरेक्टर का, ETC किसी तरह आपका कदाचार सिद्ध हो जाए कि आप सही नहीं है, आपको राष्ट्रपति हटा सकता है। असमर्थता, वर्क पावर कम हो जाए, मतलब काम ना कर सकें, आप काम ना कर सकें, असमर्थ हो जाए, आप पद पर रह ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, न्याय के कुर्सी को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको राष्ट्रपति हटा सकता है। ये व्यवस्था है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप समझिए कि इनको अगर प्रश्न बनता है कि महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, एक नियम में भी है महाभियोग। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब देखिए महाभियोग, जैसे संविधान में पूछता है कि किस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर, तो महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब है कि संसद मतलब है कि अब राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति तो इनको हटाएगा ही, लेकिन लोकसभा प्लस राज्यसभा में विशेष बहुमत से मतलब 2/3 बहुमत से पारित हो, मतलब ये 2/3 बहुमत से पारित हो इनका महाभियोग, तब मतलब लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य, तब इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसको आप समझिए, कार्यकाल 62 वर्ष तक त्यागपत्र राष्ट्रपति को, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति हटा सकता है। हटाने की बात आई, कौन हटाता है? राष्ट्रपति। यदि संसद सिफारिश करती है कि यह सिद्ध कदाचार इनके साथ सिद्ध हो गया है, तब हटा सकती है। असमर्थता, यदि प्रश्न है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के या न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, किस कारण से? विकल्प में सिद्ध कदाचार, असमर्थता, कोई और है तो आप इस पे लगाइएगा। यदि प्रश्न बनता है क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? हाँ। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रक्रिया से होगी? संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, या इस तरह से? तो विशेष बहुमत से। या प्रश्न बनता है 1/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत से। या लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा के 50 सदस्य, इस तरह विकल्प बनाते हैं। लोकसभा के 50 सदस्य, राज्यसभा कितने सदस्य? तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 महाभियोग के भी प्रक्रिया का वर्णन है।
अब आप इनका समझ लीजिए वेतन, वेतन भत्ते, इनका वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? संसद। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है विधानमंडल मत लगा दीजिएगा। पेंशन, इनको पेंशन वेतन का देखिए जो अंतिम वेतन है, अंतिम वेतन का 50%, अंतिम वेतन का 50। ये सीधे सीधे प्रश्न है, कथन कांड में भी बनते हैं और इस तरह हो जाते हैं। इनका पेंशन और वेतन, वेतन संसद निर्धारित करती कितना दिया जाना है, वही इनको मिलता रहता है, बाद में संसद अपने बढ़ाती घटाती रहती है। और पेंशन अंतिम वेतन का 50%। ये आपका मुख्य चीजें हो गई। कुछ चीजें और हैं उस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद शक्तियां हम पढ़ाएंगे। देखिए 3 चीज आप समझ लीजिए कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश। ये 3 चीज आप समझिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो गया, अन्य न्यायाधीश हो गया, अपर न्यायाधीश। देखिए इस तरह प्रश्न बनता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब आप समझ लीजिए कि कार्यकारी का मतलब होता है जैसे मुख्य न्यायाधीश नहीं है, आवश्यकता पढ़ने पर अगर मुख्य न्यायाधीश ने तो उनका कार्य कौन करेगा, जो अतिरिक्त में उनके न रहने पर जो कार्य करते हैं वो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीधे सीधे यही प्रश्न बनता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको स्पष्ट ध्यान देना है कि राष्ट्रपति। और किन परिस्थितियों में करता है कि जब मुख्य न्यायाधीश न हो, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो करता है। कब हो? जब पद रिक्त हो या अस्थायी तौर से, अस्थायी तौर से नहीं, अस्थायी तौर से अनुपस्थित हो। अब पद रिक्त का ही मामला है, जैसे अस्वस्थ हैं या कहीं छुट्टी पर गए हैं या कहीं चले गए हैं, कोई भी संगति है, चाहे अस्थायी अनुपस्थित का मतलब है तब तो नई नियुक्ति हो जाएगी, अस्थायी अनुपस्थित का मतलब मौके पर नहीं है तो राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अब वैसे अन्य कोई न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, एक कार्यकारी अन्य होते हैं, ये समझिए। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैसे? यदि पद रिक्त हो, सेम है कंडीशन, या अनुपस्थित है किसी कारण से तो उनको कर सकता है। अब आपको इसको समझना है, इसको समझ लीजिए। दोनों आप समझ चुके होंगे, हमें आशा है कि जब मुख्य न्यायाधीश हो तो अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति किसी उसी में से जिसको योग्य समझे, योग्यता हो, अस्थायी रूप कर सकता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्त सकता है, अपर न्यायाधीश को। कि देखिए इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन क्यों करता है ये समझ लो कि जैसे अपर का नया शब्द आया है कि जब हाईकोर्ट का कार्यकाल, हाईकोर्ट का कामकाज बढ़ गया, कामकाज बढ़ गया, ज्यादा वर्कलोड हो गया हो, अब उतने लोग नहीं कर पा रहे हैं तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। बढ़ गया हो या अधिक काम बकाया हो, या अधिक काम, अधिक काम बकाया हो। जब कामकाज बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, करना है, या बहुत काम बकाया हो, तब राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है अपर न्यायाधीश का?
2 वर्ष। कभी कभी ये भी ध्यान देना है कि 2 वर्ष, नहीं तो आप सोचेंगे पूरे का न्यायाधीश कार्यकाल आप कितने वर्ष होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इनके कार्यकाल के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। आप वही टिक करके चले आएंगे और कहेंगे कि आपने बताया था 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश रह सकते हैं, अपर न्यायाधीश नहीं। इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है। तो आप समझ गए हैं कि मुख्य न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश ये सुविधा अनुसार चुने जाते हैं। जैसे इनके पद पे मुख्य न्यायाधीश आया, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अन्य न्यायाधीश इनके पद पे आ गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ये जब काम बढ़ गया या काम अधिक काम पेंडिंग है, तब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 2 वर्ष के लिए जाइए आप काम निपटवाइए। जो योग्यताधारी व्यक्ति होते हैं उनको अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यह व्यवस्था 2 वर्ष के ज्यादा इनका कार्यकाल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये रहा आपका उच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। हम आपको बता दिए कि उच्च न्यायालय में इनका संगठन, इनकी जजों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और वेतन, पेंशन और आपके जो है कार्यकारी या अपर मुख्य न्यायाधीश के विषय में हम आपको बता दिए। अब आपका बचता है शक्तियां प्लस कितने राज्यों में उच्च न्यायालय है, कितने उच्च न्यायालय हैं, इसको हम अलग वीडियो दे देंगे, इसको अलग दे देंगे। तो अब आपको इतना ध्यान देना है कि अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या न्यायाधीश नियुक्ति उनके पद से हटाया जाना, ये सब चीजें राष्ट्रपति के दायरे में आ जाती हैं। सिर्फ शपथ याद रखिएगा, शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। यही कंफ्यूज मत होइएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये रहा उच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम आपको बहुत जल्दी उनकी शक्तियां और किस राज्य में है उपलब्ध करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।